हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम माई सेल्फ पुष्पेंद्र दुबे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है अनरियल इमेजिनेशन। दोस्तों, अनरियल इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? अनरियल का मतलब होगा नकली और इमेजिनेशन का मतलब होगा कल्पना। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब कभी भी किसी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं या कोई ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि काश मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, लेकिन वो चीज होता नहीं है दोस्तों। तो उसके बारे में हम कैसे बात करते हैं? जैसे मान लो कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे बोलते हैं कि भैया मुझे आप 10,000 रुपए दे दीजिए। अब आप 10,000 रुपए के लिए मुझसे बात करते हैं, तो 10,000 रुपए अगर मेरे पास है तब तो मैं आपको दे दूंगा, तो उसमें मेरे को कोई कल्पना ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास वो 10,000 रुपए नहीं है तो मैं आपको क्या कहूंगा कि यार, यदि मैं लखपति होता तो मैं तुमको 10,000 रुपए दे देता, या फिर यदि मेरे पास 50,000 रुपए होते तो मैं तुमको दे देता। तो इस टॉपिक पे एक वीडियो लेक्चर हम पीछे बना चुके हैं, लेकिन दोस्तों उसमें वर्ब आया था। इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। बिना क्रिया के सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के दम पर हमको कुछ सेंटेंसेस बनाना है। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बनाया था, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि यदि आप मुझे सूचना देते तो मैं एग्जाम दिलाता। तो दोस्तों देखिए, इसमें सूचना देना एक क्रिया है, एग्जाम दिलाना भी एक क्रिया है। लेकिन अभी जो वाक्य हम पढ़ने वाले हैं अनरियल इमेजिनेशन का, कल्पना का, उसमें कोई क्रिया नहीं आएगा, कोई स्पष्ट वर्ब नहीं आएगा, या ये कह सकते हैं कि इस तरह की क्रिया में कोई एक्टिव वर्ब नहीं आएगा। इन सेंटेंसेस में कोई एक्टिव वर्ब नहीं आएगा जिसमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमको सक्रिय होकर कोई कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक्टिव वर्ब नहीं आएंगे, लेकिन दोस्तों हम कल्पना करते हैं वर्तमान में। याद रखिएगा, वर्तमान में हम कल्पना कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, आपने मुझसे 10,000 रुपए मांगे और मैंने कहा यदि मैं लखपति होता, यदि मेरे पास 1,00,000 रुपए होते तो मैं आपको देता। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम अनरियल इमेजिनेशन नाम के ग्रामर पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और अनरियल इमेजिनेशन का रूल होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब दोस्तों यहां पे मैं रूल को पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, इफ का मतलब हो गया यदि। अब सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं, जो करता होता है, मतलब जो व्यक्ति होता है जो किसी विषय में बात कर रहा होता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। अब वेयर, अब देखिए, जब कभी भी आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि वाज वेयर होते क्या है। तो वाज वेयर आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन दोस्तों यहां पे यही वाज वेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनरियल इमेजिनेशन को बताने के लिए वर्ब लगाना है हम लोगों को। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, कोई भी सब्जेक्ट रहे, सबके साथ आपको वर्ब लगाना है। और जैसे ही आप वर्ब लगाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि अरे ये तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम सबके साथ वर्ब लगा रहा है, मतलब ये किसी टेंस में बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये अनरियल इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहा है, उन चीजों के बारे में बात कर रहा है जो उसको लगता है कि होना चाहिए लेकिन वो है नहीं। अब दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी मैं आपको बताया था कि जब कभी भी किसी वाक्य में एक्टिव वर्ब आता है, एक्टिव कहने का मतलब सक्रिय, जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं, जिसमें हम किसी क्रिया को कर रहे होते हैं, स्पष्ट पता चलता है। जैसे कि मैं खाना खाता हूं, तो खाना एक एक्टिव वर्ब है जिसमें मैं एक्टिव हूं, मेरा हाथ एक्टिव है, मेरा मुंह एक्टिव है। मैं स्कूल जाता हूं तो जाने के लिए मेरा पांव एक्टिव है, मैं एक्टिव हूं। तो इस तरह के एक्टिव वर्ब आते हैं। तो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन जब कभी भी किसी सेंटेंस में एक्टिव वर्ब नहीं आएगा तो हम उसमें कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को। याद रखिएगा, अगर एक्टिव वर्ब नहीं है तो वहां पे हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमारा रूल बना इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब दोस्तों हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 को। तो एग्जांपल नंबर 1 है यदि मैं राजा होता। अब देखिए, यदि मैं राजा होता, मैं भी राजा हूं क्या? नहीं हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यदि मैं राजा होता। अब दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे? रूल के हिसाब से बनाएंगे। तो रूल बनेगा इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग। अब देखिए दोस्तों, इफ मैंने लगाया, फिर मैंने सब्जेक्ट को लगा दिया आई, चूंकि मैंने अपने बारे में बात किया था कि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता, तो मैं के लिए हमने लिख दिया आई। और वर्ब लगाना है हमको, चाहे आई, वी, यू दे रहे या फिर ही, सी, इट, नेम रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, हमको उनके साथ वर्ब ही लगाना है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट है किंग। अगर इसी में कोई एक्टिव वर्ब होता तो हम किंग को किसके रूप में लेते? इसको हम लेते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अभी इसमें कोई एक्टिव वर्ब नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब की भूमिका में है। उस हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब के अलावा
कोई भी एक्टिव वर्ब इसमें नहीं है, तो वर्ड को WERE वर्ब को ही हम लोग मेन वर्ब के रूप में लेंगे और हमारा सेंटेंस बना इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता। वैसे ही दूसरा एग्जांपल है अगर मैं लड़का होता। जैसे कई लड़कियां होती हैं जो स्कूटियां चला रही होती हैं और कुछ बाइक्स चला रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के सपने होते हैं कि अगर मैं लड़का होता तो मैं ये करती, या मैं लड़का होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। तो दोस्तों कोई एक लड़की है वो भी कई बार लड़का होने का कल्पना करता है कि अगर मैं लड़का होता, तो वो कैसे बोलेगी फिर इफ आई वर अ बॉय, इफ आई वर अ बॉय। अगर आपको बोलना है कि अगर मैं लड़का होता तो आप बोलेंगे इफ आई वर अ बॉय। वैसे एग्जांपल नंबर 3 है अगर मैं लखपति होता, या फिर यदि मैं लखपति होता, तो आप कैसे बोलेंगे इफ आई वर अ मिलेनियर, इफ आई वर अ मिलेनियर। तो दोस्तों यहां पे आप कल्पना कर रहे हैं, आप है नहीं वो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। वैसे ही कई बार हम आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखते हैं और पंछियों को देख के हम सोचते हैं कि काश मैं पंछी होता, अगर मैं पंछी होता तो मैं यहां उड़ता, वहां उड़ता, यहां जाता, वहां जाता। वैसे बचपन में हम लोग भी सोचते थे कि काश मैं पंछी होता, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए आप अगर इंसान हैं तो आपसे अच्छा जीव इस धरती में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आप वो सारी खुशियां, वो सारी चीजें कर सकते हैं जो एक आम जीव जंतु नहीं कर सकते। और एक दूसरी चीज मैं और भी कहूंगा कि जीव जंतु और मनुष्य होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो अगर आप मनुष्य हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत लकी हैं। फिलहाल इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस है हमारा कि अगर मैं पंछी होता, तो आप इसको बोलेंगे इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पंछी होता। वैसे ही पांचवा एग्जांपल लेके देखते हैं कि यदि मैं शिक्षक होता, यदि मैं शिक्षक होता। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सपना होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, जब वो लाइफ में कुछ पढ़ रहा होता है, कुछ सीख रहा होता है, तो उसको भी एक जिज्ञासा होती है कि मैं भी बड़े होने के बाद शिक्षक अगर बन जाऊं अपने शिक्षक की तरह, तो मैं भी कुछ लोगों को कुछ चीजें सिखा पाऊंगा। तो ये भी एक सपना है, ये भी एक अनरियल इमेजिनेशन है। वर्तमान में आप शिक्षक नहीं हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं शिक्षक होने के बारे में कि यदि मैं शिक्षक होता, तो आप इसको कैसे बोलेंगे इफ आई वर अ टीचर। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस रूल को कंप्लीट कर लिया है। इस रूल को मैं फिर से रिपीट करता हूं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसके माध्यम से आप किसी भी अनरियल इमेजिनेशन को जो आप वर्तमान में करते हैं उसको आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब दोस्तों अभी जो रूल मैंने आपको बताया था इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसी को हम एक दूसरे रूल में भी बना सकते हैं। अब इसका दूसरा रूल क्या होगा दोस्तों, इसमें से हम इफ को हटा देंगे। हम क्या करेंगे, इफ को हटा देंगे और क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे और हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट को जैसे के तैसे रहने देंगे और कॉम्प्लीमेंट को भी हम जैसे के तैसे रहने देंगे। यहां से हमने इफ को हटा दिया और जैसे ही हमने इफ को हटाया, ये जो वर्ड है जो सब्जेक्ट के बाद लगाते थे हम, ये वर्ड बाहर निकल गया और ये कहां पे आ गया, ये आई के पहले आ गया। तो जैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं और सब्जेक्ट को अंदर डाल देते हैं। बिल्कुल वही रूल यहां पे अप्लाई करना है। रूल है हमारा वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब दोस्तों जैसे मैंने एग्जांपल बोला था आपको कि यदि मैं पंछी होता, ठीक है, यदि मैं पंछी होता, तो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, वर आई अ बर्ड, वर आई अ बर्ड। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे मैं आपको बोलूंगा यदि मैं राजा होता, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, वर आई अ किंग, वर आई अ किंग। वैसे ही अगर आप कोई तीसरा सेंटेंस ले लें कि यदि वह शिक्षक होती, या फिर यदि वह डॉक्टर होता, वह, अब देखिए ही सी इट नेम आ गया, वह को हम ही बोलते हैं ना, तो यदि वह डॉक्टर होता तो वह के लिए तो हमको वॉज लगाना चाहिए अगर हम टेंस के हिसाब से सोचे तो। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था यहां पे आपको वॉज वर्ड नहीं सोचना है, आपको केवल वर लगाना है। तो आप बोलेंगे यदि वह डॉक्टर होता को बोल सकते हैं वर ही अ डॉक्टर, वर ही अ डॉक्टर। वैसे ही चौथा एग्जांपल लेके देखें कि यदि मैं एक वैज्ञानिक होता, ठीक है, यदि मैं एक वैज्ञानिक होता। अब इसको आप कैसे बोल सकते हैं, वर आई अ साइंटिस्ट, वर आई अ साइंटिस्ट। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, इफ आई वर अ साइंटिस्ट, और उसी को आपने दूसरे शब्दों में कैसे बोला, वर आई अ साइंटिस्ट। तो दोस्तों इस तरह से हम दोनों रूल में एक ही सेंटेंसेस को बना सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होगा, दोनों का
अर्थ एक ही निकलेगा। आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। आपके ग्रामर को कोई काट नहीं सकता, आपके वाक्यों को कोई काट नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये वर्ड जब बाहर आ गया तो आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव बन गया। नहीं, अगर वो ऐसा कहता है तो उनको इस ग्रामर के बारे में जानकारी नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं हम अगले चैप्टर को। दोस्तों अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि अनरियल पास्ट क्या होता है। अभी तक हमने अनरियल इमेजिनेशन को पढ़ा, अब हम देखते हैं अनरियल पास्ट क्या होता है। तो दोस्तों अनरियल पास्ट का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे अभी मैंने जिस सेंटेंस को बोला, यदि मैं राजा होता, यदि मैं शिक्षक होती, या फिर यदि वह डॉक्टर होता, इसी को आप कई बार वर्तमान काल में मतलब प्रेजेंट में रिग्रेट करके बोलते हैं, मतलब पछता के बोलते हैं। कई बार आप पछताते हैं कि और कोई शौक रखते हैं, कोई इच्छा रखते हैं और आप बोलते हैं कि काश मैं राजा होता, या फिर काश मैं लखपति होता, या फिर काश मैं एक डॉक्टर होता। तो इसमें आप काश जोड़ देते हैं। दोस्तों अभी तक आपने यदि जोड़ा था, अब आपने क्या जोड़ दिया? काश जोड़ दिया। तो ये अनरियल पास्ट है। कहने का मतलब ये है कि आप भूतकाल में कोई चीज होना चाह रहे थे, ठीक है, या फिर वर्तमान काल में भी आप कोई चीज होना चाहते हैं। देखिए आप ये बोल रहे हैं कि काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं लखपति होता। तो दोस्तों ये दोनों चीजों को इंगित करता है, दोनों चीजों की ओर संकेत करता है। किसकी ओर? पास्ट की ओर भी और वर्तमान की ओर भी, मतलब प्रेजेंट टेंस की ओर भी और पास्ट टेंस की ओर भी। आप जब बोलते हैं कि काश मैं राजा होता, तो आप भूतकाल के बारे में भी सोच रहे होते हैं कि मैं अगर भूतकाल में राजा होता, तो वर्तमान के बारे में भी आप सोच रहे हैं कि काश मैं राजा होता, मतलब अभी के बारे में भी आप सोच रहे हैं। मतलब ये अनरियल पास्ट है। कहने का मतलब यह है कि न तो आप भूतकाल में राजा थे, न तो आप वर्तमान काल में राजा हैं। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आप अनरियल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसका रूल होता है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस अनरियल पास्ट। ठीक है, सेंटेंस का रूल होगा आपका आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस अनरियल पास्ट। अब अनरियल पास्ट में कैसे करेंगे हम लोग? आई विश तो हम लोग शुरू में जोड़ देंगे काश के लिए, काश के लिए हम लोग आई विश जोड़ देंगे, फिर सब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्ट जोड़ देंगे, और अनरियल पास्ट के रूप में हम किसको लिखेंगे? कोई भी सेंटेंस दोस्तों जो काश के बाद आएगा, जैसे कि मैं उस घर को खरीद सकता। ठीक है, देखिए इसमें एक एक्टिव वर्ब आ गया, खरीदना, मतलब आप पैसे दे रहे हैं, उसमें आप एक्टिव हैं और उसको आप खरीद रहे हैं, तो आप इसमें एक्टिव है ना। पिछले वाले ग्रामर में हमने क्या किया था? जब हम लोग अनरियल इमेजिनेशन को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि उसमें हम एक्टिव नहीं थे, खाली कल्पना कर रहे थे किसी चीज के बारे में। लेकिन इसमें हम कल्पना तो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पछता भी रहे हैं और उसमें हम एक्टिव भी हैं। तो हम एक्टिव होकर किसी चीज को खरीद रहे हैं। आपने कहा कि काश मैं उस घर को खरीद सकता, या फिर दूसरा एग्जांपल आपका हो सकता है कि काश मैं उस गाड़ी को चला सकता, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि काश मैं उस इंसान से मिलता। ठीक है, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी हस्ती है, कोई क्रिकेटर है, कोई अभिनेता है, अभिनेत्रियां हैं, तो उनसे आपको मिलना है, तो आप उनके बारे में बोलते हैं। आप एक सपना देखते हैं, आप एक इमेजिनेशन रखते हैं अपने अंदर कि काश मैं अमिताभ बच्चन से मिलता। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रिग्रेट करने वाला पॉइंट है। आप यहां पे पछता रहे हैं, आप अमिताभ बच्चन से मिले नहीं हैं, न तो मिल सके हैं अभी तक, लेकिन आप उसके बारे में पछता रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे वाक्यों में करना क्या होता है? आपको सब्जेक्ट लगा देना होता है, विश लगा देना होता है काश के लिए, और उसके बाद अनरियल पास्ट। तो अनरियल पास्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस आएगा वो पास्ट टेंस में रहेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब पास्ट टेंस में रहने का कहने मतलब क्या है कि जो सेंटेंस को आप लिखेंगे वो पास्ट टेंस में आप लिखेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, उसी रूल के हिसाब से आप लिखेंगे। मैं आपको कहता हूं कि काश मैं अमिताभ बच्चन से मिल सकता। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बड़ा चेंजेस क्या आया? इफ वाले सेंटेंस में और ये काश वाले सेंटेंस में अंतर ये आ रहा है कि देखिए उसका रूल हमने लिखा था इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, और इसका रूल क्या है? इसका रूल है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस अनरियल पास्ट। अब देखिए दोस्तों दोनों के बीच में अंतर क्या है? पहले वाले सेंटेंस में हम लोग वर लगाते थे, ठीक है, किसी भी जगह पे हम लोग वर लगाते थे, यहां पे हम लोग विश लगाएंगे, सब्जेक्ट तो अपनी जगह ही रहेगा। अब दोस्तों पिछले वाले सेंटेंस में हम क्या करते थे? कॉम्प्लीमेंट लगाते थे। तो कॉम्प्लीमेंट कब लगाया जाता है? जब कोई एक्टिव वर्ब नहीं होता है तब कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें अनरियल पास्ट, मतलब जो वाक्य है वो अनरियल पास्ट को इंगित करेगा। अनरियल पास्ट मतलब वो भूतकाल नहीं है, चीजों को हम वर्तमान काल में ही सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं। लेकिन
जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट टेंस के रूल के हिसाब से बनेगा, और पास्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का जो आखिरी पॉइंट रहेगा, वो आखिरी भाग जो रहेगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म के हिसाब से बनेगा। तो दोस्तों इसका हमारा रूल क्या होगा? इसका हमारा रूल हो जाएगा आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस अनरियल पास्ट। हमारा रूल बना आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस अनरियल पास्ट। अब दोस्तों इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 क्या हो सकता है? एग्जाम्पल नंबर होगा 1, काश मैं अमिताभ बच्चन से मिल सकता। अब देखिए दोस्तों, आप अमिताभ बच्चन से मिले नहीं हैं, लेकिन आप एक दुख प्रकट कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, आप एक शोक प्रकट कर रहे हैं कि काश मैं अमिताभ बच्चन से मिल सकता। तो मिलने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा कि नहीं? आप एक्टिव होंगे तभी तो मिलेंगे, आप उनके पास जाएंगे, वहां तक जाएंगे, तभी तो आप उनसे मिल पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग अनरियल पास्ट वाले ग्रामर भाग का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सेंटेंस है कि काश मैं अमिताभ बच्चन से मिल सकता। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई विश आई कुड मीट टू अमिताभ बच्चन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुड हमने लगाया, तो कुड हमने क्यों लगाया? कुड हमने इसलिए लगाया क्योंकि कुड लगाने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि ये पास्ट टेंस में यूज होता है। आप लोग जानते हैं ना कि पास्ट टेंस में ही कुड का इस्तेमाल होता है। अच्छा, जब मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, कहने का मतलब यही है कि कोई भी जो ग्रामर है वो पास्ट टेंस में जा रहा है। तो पास्ट टेंस में अगर कोई ग्रामर जा रहा है तो उसको हम इसी तरह से तो बोलेंगे ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में जा रहा है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने कहा कि काश मैं अमिताभ बच्चन से मिल सकता। आई विश आई कुड मीट टू अमिताभ बच्चन। तो कुड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, कैन का सेकंड फॉर्म होता है। एग्जांपल नंबर 2 है, काश मैं उसका नाम जानता। अब देखिए, काश मैं उसका नाम जानता, तो काश के लिए तो आप आई विश लगा देंगे, ठीक है। काश मैं के लिए आप आई विश लगा देंगे। अब क्या बच गया? मैं उसका नाम जानता। तो इसको आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई विश आई न्यू। अब नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है, तो हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाला रूल के हिसाब से चल रहे हैं। तो आई न्यू हर नेम। अब वो लड़की है तो हर, लड़का है तो हिज। अब आपने क्या कहा कि काश मैं उसका नाम जानता, तो अगर वो लड़का है तो हिज, लड़का है तो हर। तो सेंटेंस कैसे बन सकता है? आई विश आई न्यू हर नेम, या फिर आई विश आई न्यू हिज नेम। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। काश वह हमारे साथ आती। अब काश वह हमारे साथ आती, वो आई नहीं हमारे साथ, लेकिन हम सोच रहे हैं, हम रिग्रेट फील कर रहे हैं। कोई दृश्य देखते हैं, हम किसी पिकनिक में जाते हैं, किसी जगह कोई अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है और हमको याद आ जाता है कि अरे मेरा एक दोस्त है, उसको ये सब चीज़ देखना बहुत पसंद है यार। तो हम वहाँ पे पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं कि काश वह हमारे साथ आती। तो हम क्या बोलेंगे? आई विश सी केम विथ अस। आई विश सी केम विथ अस। अब जो विश आपने लगाया वही काश का काम कर रहा है। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया कि काश वह हमारे साथ आती। आई विश सी कैम विथ अस। काश मेरा दोस्त मुझे पत्र लिखता। देखिए, काश मेरा दोस्त मुझे पत्र लिखता, वो दोस्त लिखता तो नहीं है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वह लिखता, और हम रिग्रेट फील भी कर रहे हैं, दुख भी व्यक्त कर रहे हैं कि काश मेरा दोस्त मुझे पत्र लिखता। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आई विश माई फ्रेंड रोट मी a letter. I wish my friend wrote me a letter. wrote राइट का सेकंड फॉर्म होता है, तो आपने क्या बनाया कि काश मेरा दोस्त मुझे पत्र लिखता। I wish my friend wrote me a letter. काश मैं मुंबई में रहता। वैसे दोस्तों आप मुंबई जाइएगा मत, वहाँ पे अभी बाढ़ का सीजन चल रहा है, कोरोना सबसे ज़्यादा वहीं पे है। तो आप कोशिश करिएगा कि अगर आपको काम नहीं है तो आप वहाँ पे कोरोना लेने मत जाइए, बाढ़ में फंसने मत जाइए। ये खाली एक अनरियल इमेजिनेशन है, पास्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मेरा सेंटेंस है कि काश मैं मुंबई में रहता। आपका सपना होता है, लोगों का सपना होता है बड़े सपनों, बड़े जगहों पर रहने का, तो इसी को आप यहाँ पे दर्शा रहे हैं। इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आई विश आई लिव्ड इन मुंबई। आई विश आई लिव्ड इन मुंबई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने सेंटेंस को बना लिया है। दोस्तों इस तरह से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में 2 भागों को पढ़ लिया, अनरियल इमेजिनेशन और अनरियल पास्ट। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच।